नमस्कार। बिहार के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं। 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में लालू प्रसाद के आने से बिहार की राजनीति दिलचस्प सी हो गई है। इससे पहले ये डर था कि लालू प्रसाद आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। खुद उन्होंने बताया कि भर दिन में ही 1 गिलास से ज्यादा ही पानी पीने की मनाही है, लेकिन बुधवार को प्रचार करने में तमाम प्रयासों पर विराम लग गया है और अब तक लोगों ने लालू प्रसाद को बिल्कुल ही निरीह मान लिया था कि दिल्ली से बाहर लालू सभी नहीं जाएंगे। और इसके साथ ही किडनी, हार्ट और बीपी की गंभीर बीमारी के बावजूद लालू प्रसाद की जिद की जीत हुई है और मंच से एक बार फिर से लालू प्रसाद बरसेंगे। और लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करने के दिन को याद किया गया है और कहा गया है कि बीजेपी से समझौता नहीं किया गया और लालू प्रसाद पर जीतने का आरोप है और उसे वे राजनीतिक मानते हैं। लालू प्रसाद अपना असली वारिस जिस तेजस्वी यादव को माना है, वे बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं, तेजस्वी मानते हैं। अगर लालू प्रसाद बीजेपी से हाथ मिला लेते तो आज हिंदुस्तान के राजा हरिश्चंद्र होते। तथा कथित चारा घोटाले 2 मिनट में ही भाईचारा घोटाला हो जाता है। अगर लालू जी का डीएनए बदल जाता तो लालू प्रसाद सामाजिक न्याय के नेता कहे जाते और उनके सामने 2 सीटों पर उपचुनाव जीतने का चैलेंज होता। उपचुनाव में नीतीश कुमार भी चुनाव प्रचार में निकले हैं, इसलिए उपचुनाव में लालू और नीतीश आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार की सड़कें, भवन, बिजली हैं, तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद का सोशल चैलेंज है। कुशेश्वर स्थान में 4 पार्टियों ने जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार उतारे गए हैं और लेकिन यहाँ सबसे बड़े फैक्टर साबित होंगे मांझी और मुस्लिम समुदाय के वोट। मांझी के 42,000 वोट हैं, जबकि मुस्लिम के 25,000 और यादव के 35,000 वोट माने जा रहे हैं। वहीं 2.25 लाख से ज्यादा जो वोट हैं, लेकिन सिर्फ 60 से 65% ही वोटिंग होती है। पिछले चुनाव में भी 62-65 ही प्रतिशत जो थी वही वोटिंग हुई थी, यानी कि 1.5 लाख के करीब वोटिंग होती है। ऐसे में मांझी, मुस्लिम और यादव के वोट को जोड़ लें तो इनकी वोटिंग से किसी भी पार्टी की सरकार यहां बन सकती है। इसलिए चुनाव में ये तीनों समुदाय सबसे बड़े फैक्टर साबित होने वाले हैं। इनका रुख अभी किस तरफ है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। माना जा रहा है कि मुस्लिम और यादव के वोट आरजेडी के हैं। पहले मांझी का अधिकांश वोट जेडीयू को जाता था, लेकिन इस बार इसका बड़ा हिस्सा टूटकर आरजेडी को समर्थन देने के मूड में दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आरजेडी मांझी वोटरों को अपने पक्ष में खींचने में सफल रही तो जीत पक्की मानी जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है लालू प्रसाद यादव का चुनाव सभा में उतरना और प्रचार करना। बताया जा रहा है उनके आने से ही चुनाव के नतीजों में बड़ा बदलाव की संभावना मानी जा रही है। आपको बता दें कि आरजेडी ने गणेश भारती को मैदान में उतारकर साफ कर दिया है कि मांझी के वोटों पर उनकी नजर है। मुस्लिम और यादव समुदाय तो पहले से ही आरजेडी के पक्ष में हैं, तो थोड़े बहुत इधर उधर दिखाई दे रहे हैं। उनके भी एकजुट होने के आसार साफ तौर पर दिख रहे हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ व्रत औरंगाबाद जिले के देव में बहुत प्रचलित माना जाता है। बावजूद इसके पिछले साल की भांति इस साल भी कोरोना महामारी का हवाला देते हुए जिला प्रशासन ने देव महोत्सव और मेले पर रोक लगा दिया है। महापर्व छठ और देव महोत्सव में देश और विदेश से लाखों श्रद्धालु यहां हर साल जुटते हैं और इसके साथ ही भगवान सूर्य को आराध्य देकर महापर्व को संपन्न भी करते हैं। लाखों श्रद्धालु के पहुंचने से ही आसपास के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता था और इसी से यहाँ के स्थानीय लोग साल भर अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन छठ महापर्व में दिया, कलश और ढकना जो होता है अपना महत्व दिखाता है, लेकिन इस साल महोत्सव पर रोक की वजह से कलश और ढकना बनाने वाले आर्थिक तंगी का शिकार हो रहे हैं और कुम्हार जो है उनको भी काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले 26 सालों की बात की जाए तो वहां और उनका पूरा परिवार दिया और कलश बनाते का काम किया करते थे। देव में आने वाले लोग उनके यहाँ से ही कलश और दिया लेकर भगवान सूर्य को आराध्य दिया करते थे। प्रशासन ने कहा कि मेला लगेगा, उसको लेकर करीब 2 लाख रुपए कर्ज लेकर ही पूंजी सामान खरीदने में लग जाएगा।
देव में हर साल मेले में पहुंचे लाखों लोग जमकर खरीदारी करते हैं, लेकिन अब कोरोना गाइडलाइंस की वजह से ही बाहरी जो लोग हैं उनको अब आने की अनुमति कम कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों से ही इसी वजह से ही परेशानी झेल रहे हैं। इसी मेले की कमाई से ही सालों भर घर चलता था, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा है कि घर कैसे चलाएंगे, कर्ज भरेंगे या घर चलाएंगे। आगामी 8 नवंबर को दरभंगा एयरपोर्ट अपनी उड़ान सेवा के सफर को 1 साल पूरा करने जा रहा है। इस कम अवधि में ही इस एयरपोर्ट के पूरी सुविधाएं बहाल नहीं होने के बावजूद कई उपलब्धियां हासिल कर ली गई हैं। और आपको ये भी बता दें कि देश में दरभंगा सहित 63 शहरों में एयरपोर्ट खोला गया है। इनमें यात्रियों की आमदन के मुताबिक नंबर 1 पर दरभंगा माना जा रहा है और 11 महीने में ही इस एयरपोर्ट से ही तकरीबन 4.60 लाख यात्रियों ने टेक ऑफ एंड लैंड ऑफ किया है। इस एयरपोर्ट पर ही रोज 2000 से 2000 कई यात्रियों आते जाते दिखाई देते हैं और ये यात्री नॉर्थ बिहार के 18 जिलों को ही नेपाल के भी हैं। और इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी हम दे दें कि एक दिन में 20 विमानों के लैंड और टेक ऑफ की अनुमति मिल गई है। यहाँ एयरपोर्ट बन जाने से ही इलाके का जो कारोबार है वो भी बढ़ गया है और इस बार कार्गो विमान से ही दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद के लोगों ने भी शाही लीची का स्वाद रखा है। वो बेंगलुरु का धनिया पत्ता यहाँ पर अपनी खुशबू बिखेर रहा है। इस बार 36 टन लीची इन शहरों में भी भेजी गई है। वहीं प्रतिदिन 3 से 4 टन धनिया आ रही है। अगले साल से यहाँ की मछली और पान को देश के कई हिस्सों में भी भेजा जाएगा। मखाना को भी भेजने की योजना बनाई जा रही है। बिहार के कुछ 900 डॉक्टर्स ने गुरुवार से ही हड़ताल शुरू कर दी है। इस कारण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित भी दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि पिछले 10 साल से ही संघर्ष कर रहे हैं ये डॉक्टर। इसकी बड़ी वजह यह है कि राज्य के अलग अलग अस्पतालों में ही अलग अलग स्टाइपेंड मिल रहा है और जिसकी वजह से ये हड़ताल लगातार जारी हो रही है, जबकि अन्य 9 सरकारी अस्पतालों में ये 15,000 ही है। अब हड़ताल इस कारण हो रही है कि यदि स्टाइपेंड जल्दी नहीं बढ़ा और कोरोना की 3rd वेव आ गई तो सरकार उनकी मांग को फिर दबा देगी। आपको बता दें कि एमबीबीएस का ये भी कहना है, जो स्टूडेंट है उनका ये कहना है कि मांग 10 साल से ही ज्यादा पुरानी है। 2012 बैच के इंटर्न ने भी इस मांग को जोरदार तरीके से उठाया था, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और 2012 से लेकर 2015 बैच के एमबीबीएस के इंटर्न 15,000 रुपए स्टाइपेंड पर निकल गए थे। इसकी वजह से वो अब हड़ताल कर रहे हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि सर्कुलर बनाया गया था कि हर 3 साल में 3,000 रुपए स्टाइपेंड बढ़ाया जाएगा, लेकिन इस पर भी आज तक अमल नहीं किया गया है, जिसको लेकर ये हड़ताल अभी भी जारी है। इस बीच कोविड आ गया और सरकार ने पैसा बढ़ाने की बात कहकर उनसे कोविड की ड्यूटी में भी काम करवाया है और इंटर्न कोविड के कारण ही विरोध नहीं कर पाए और कोरोना काल में ही मरीजों के इलाज में लगे रहे। और जब कोरोना की पहली लहर खत्म हुई और मांग उठाई तो प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए उन्हें धमकाने लगे। कोविड प्रोटोकॉल में इलाज में मना करने पर भी रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। इस कारण से ही इंटर्न बहुत दबाव नहीं बना पाए। आरा में सड़क हादसे में 4 महिलाओं की मौत हो गई है। शुक्रवार को चारों मॉर्निंग वॉक पर निकली हुई थी और इसी दौरान तेज रफ्तार गाड़ी ने उन चारों को रौंद दिया। हादसा पीरो थाना क्षेत्र देव चंदा पुल के पास का बताया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। आसपास के लोग भी भीड़ उनकी साफ उमड़कर सामने आई थी। वहीं घटना से आक्रोशित लोगों ने शव को बिहिया के स्टेट हाईवे पर जाम कर दिया है और इस कारण से ही हाईवे पर आवागमन पूरी तरह से बाधित दिखाई दे रहा है। बता दें कि गुस्साए लोग वाहन चालक पर कार्रवाई और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। और इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और लोगों को समझाने बुझाने में जुट गई थी। पुलिस मामले की छानबीन की बात कह रही है। फिलहाल चारों महिलाएं जो है वो गांव के ही एक गांव के बताई जा रही हैं, अलग अलग घरों में रहती हैं। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि चारों महिलाएं टहलने के लिए निकली हुई थी और इस दौरान तेज रफ्तार गाड़ी ने ही चारों को कुचलते हुए फरार हो गया और गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर लगते ही महिलाएं तकरीबन 20 फुट की दूरी पर जा गिरी। इसमें चारों की मौके पर ही मौत हो गई है और पुलिस से अपील की जा रही है कि इस मामले को गंभीरता से लें और वाहन चालक के खिलाफ
सख्त से सख्त कार्रवाई करे। राजधानी पटना के बेयर इलाके में ही 5 करोड़ रुपए की रंगदारी का मामला सामने आया था और आए 2 अपराधियों की लोगों ने पकड़कर जमकर पिटाई भी कर दी थी। फिर से उन्हें पुलिस ने हवाले कर दिया गया है और पुनपुन स्थित अमन विजन शोरूम में ही मालिक से अपराधी आज बेयर के 70 फीट स्थित अक्षय कुमार के घर के रंगदारी मांगने आए थे और आसपास के लोगों से मिली जानकारी के अनुसार बेयर के 70 फीट निवासी अक्षय कुमार का शोरूम अमन विजय पुनपुन में मौजूद है और कुछ दिन पूर्व ही अक्षय कुमार से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। जब अक्षय कुमार ने 5 करोड़ रुपए देने से अपनी असमर्थता जताई तो अपराधियों ने 20 लाख रुपए की मांग रख दी। गुरुवार की शाम अक्षय कुमार घर पर ही रंगदारी लेने के लिए 2 अपराधी पहुंचे हुए थे और जानकारी ये भी सामने आई है कि अपराधियों के आने की पूर्व ही सूचना से ही अक्षय कुमार अपने कुछ परिजनों और दोस्तों के तहत एक रणनीति बना रहा था। जैसे ही अपराधी अक्षय कुमार के घर पहुंचे तो पूर्व में ही सुनियोजित रणनीति के तहत अक्षय कुमार ने 2 अपराधियों को दबोच लिया। अपराधियों को पकड़ने के बाद बेयर के 70 फीट में अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोगों ने दोनों अपराधियों को जमकर पिटाई कर दी है। वहीं घटना के बाद लोगों ने इसकी सूचना बेयर थाने को दी है और घटना की सूचना मिलते ही बेयर थाने की पुलिस ने ही 70 फीट रोड पहुंचकर दोनों अपराधियों को अपने कब्जे में लेकर थाना ले गए। और ये भी आपको बता दें कि जानकारी ये भी सामने आई है कि अपराधियों को गिरफ्तार कर शशि कुमार ने ये जानकारी सामने रखी है कि दोनों बक्सर में रहने वाले थे और इन लोगों ने कुछ दिन पूर्व ही अमन शोरूम के मालिक से 5 करोड़ रुपए रंगदारी की मांग की थी। गुरुवार को दोनों अपराधी रंगदारी का पैसा लेने के लिए अक्षय कुमार के घर पहुंचे हुए थे। इसी क्रम में पूर्व से सुनियोजित ढंग से ही तैयारी की अक्षय कुमार ने दोनों अपराधियों को धर दबोचा और पुलिस के हवाले किया। थाना प्रभारी ने यह भी जानकारी सामने रखी कि अक्षय कुमार ने बेयर थाने में अपराधियों के खिलाफ रंगदारी मांगने का लिखित आवेदन दिया था और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल पटना के सेदपुर हॉस्टल के पास हुए गोलू सिंह की हत्या मामले में 24 घंटे के बाद कोई गिरफ्तारी तो नहीं हुई है, मगर इस हत्या के पीछे की वजह सामने जरूर आ गई है। आशंका है कि गोलू की हत्या सुपारी देकर कराई गई थी। शक है कि उसकी हत्या की सुपारी किसी और ने नहीं बल्कि उस अमन के पिता ने ही दी थी और जिसकी हत्या के मामले में गोलू जेल गया हुआ था। मतलब साफ है कि बदले की भावना से ही गोलू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और दरअसल आपको ये भी जानकारी सामने है कि औरंगाबाद जिले के न्यू एरिया चित्तौड़ नगर के रहने वाले अमन की हत्या 11 जुलाई 2018 की रात की ही बताई जा रही है और उसे मारकर अमन यहाँ किराए के घर में रहा करता था और इस हत्या का आरोप गोलू पर लगा था क्योंकि उस वक्त हत्या से पहले ही अमन और गोलू का झगड़ा हुआ था। इस कांड में ही उसे जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन बाद में कोर्ट से जमानत मिल गई थी, जिसके बाद वो जेल से बाहर आ गया था। अब 27 अक्टूबर बुधवार को ही अपराधियों ने बहादुरगढ़ गांव के ही रहने वाले गोलू की हत्या गोली मारकर सेदपुर हॉस्टल के पास कर दी है। इसके पिता उमेश जो हैं वो आरोप लगा रहे थे कि बदले की भावना से ही अमन के पिता ने ही उनके बेटे की हत्या कराई है। उमेश ने ये बयान बहादुरपुर थाना की पुलिस को दिया था और साथ ही आपको ये भी बता दें कि अमन के पिता विजय सिंह समेत कुल 7 लोगों पर नामजद किया गया है और थानेदार सनोवर खान भी अपनी शुरुआत की जांच के बाद से ही मान रहे हैं कि गोलू की हत्या सुपारी देकर कराई गई है। अपराधियों के गोली मारने का तरीका यही बयां कर रहा है। फिलहाल इस केस की जांच चल रही है। वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों की तलाश की जा रही है और आगे की जांच भी लगातार जारी है।